2004 के क्वेश्चंस अपन ने पहले पार्ट के अंदर करे थे। आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चंस करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रहा था सीरीज उसमें करेंगे उसके 2004 के क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन हमसे, द नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ टोकन ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज इन द पंजाब इन 1919 वॉज। देखो 1919 के अंदर कौन सी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो पंजाब के अंदर वही मेन घटना हुई थी और उसके कारण किसने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि होती है वो दे दी थी। तो यहाँ पे जब अपन नाइटहुड की बात करेंगे तो वो किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये बात तो सबको पता है। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में 1913 के अंदर उनको गीतांजलि का नोबेल प्राइज़ मिला था और वो फर्स्ट एशियन थे जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था। 1915 के अंदर उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा। और 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने क्या कर दिया था, उसको रिटर्न कर दिया था। तो ये तो हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन तो क्या है हमारे पास यहाँ पे सी। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन और है हमारे पास, तेज बहादुर सुप्रू, आशुतोष मुखर्जी और सैयद अहमद खां। उसके बाद उसमें पहले अपन देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि तेज बहादुर सुप्रू कौन थे। तेज बहादुर सुप्रू कौन थे, इनका नेम जो कहाँ पर आता है, ये आता है आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए। तो जो आज़ाद सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज पे एक मुकदमा चला था, उसके अंदर लड़ने वाले एक महत्वपूर्ण वकील कौन थे, तेज बहादुर सुप्रू। और इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनकी उदारवादी नीतियों को आगे बढ़ाया था। यानी कि मैंने सिंपल लाइन में ये लिखना चाहती थी या फिर ये कहना चाहती हूँ इस बात से कि ये एक मॉडरेट पर्सन थे, मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट में नहीं आते थे, मॉडरेट के ग्रुप्स में आते थे। अब यहाँ पे ये जो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु कौन थे, वो थे जस्टिस गोविंद रनाडे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, जस्टिस गोविंद रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, गांधी जी के। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी थोड़ा नया नाम है, हम इतना फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ते नहीं है। इनके बारे में बस एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये रॉयल कमीशन जो बना था, सैडलर समिति जो बनी थी, रॉयल कमीशन आया था, उसके सदस्य थे। और इनके बारे में कहा था कि इन्होंने जो ना पूरे भारत के अंदर, जब ये सैडलर कमीशन पूरे भारत के अंदर विजिट करा था तो इन्होंने धोती और कोट पहनकर भ्रमण करा था, ठीक है। और इन्होंने 1908 के अंदर कलकत्ता गणितज्ञ सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। कलकत्ता गणितज्ञ सोसाइटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना रॉयल कमीशन जो सैडलर समिति आई थी उसमें आशुतोष मुखर्जी एक मेंबर थे। फिर आते हैं सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि हम जब रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं। देखो सैयद अहमद खां के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना करी थी, असबाब ए बगावत हिंद। अब इनके बारे में और कुछ चीज़ें भी यहाँ पे देख लो। अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करा था सैयद अहमद खां ने। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करते थे और इम्फेसाइज करा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश रूल का सपोर्ट करा था। इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन बनाई थी 1988 के अंदर। बनारस, जो कि बनारस के किंग थे शिव प्रसाद, उनके साथ किसके अगेंस्ट में, कांग्रेस के अगेंस्ट में। इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। 1863 के अंदर इन्होंने मोहम्मद इंडियन लिटरेरी एसोसिएशन बनाया था। 64 के अंदर साइंटिफिक एसोसिएशन, 75 के अंदर एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मद स्कूल बनाई थी। इट बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920 के अंदर ये जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर इन्होंने जो निकाले थे वो तहजीब उल अखलाक निकाले थे और एक निकाला था राजभक्त मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये सारी, एक बार देख लेना। फिर आंसर तो हमें इस क्वेश्चन का पता ही है कि कौन सा है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि नाइटहुड की उपाधि क्या होती है। आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, वो एक सोल्जर, लेडी सोल्जर होता है, उनको मतलब जो मेन क्वीन होती है ना, क्वीन, उसका जो ब्रदर होता है वो ब्रदर नाइटहुड की उपाधि देता है एक क्वीन को। क्वीन नहीं, मतलब एक लेडी को जो उसकी सेनापति होती है। कुछ एंड के सीजन्स में दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे नाइटहुड की उपाधि एक तरह का सम्मान होता है, जो इंडिया में जैसे पद्म भूषण विभूषण दिए जाते हैं वैसे ऑनरी डॉक्टरेट दी जाती है किसके ने, नाइटहुड के अंदर। और नाइटहुड में क्या होता है कि वो अपने नाम के आगे जिनको ये मिल जाती है वो सर लगा सकते हैं, जैसे सर विवियन रिचर्ड्स। तो जो क्रिकेटर है उनको ये सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी गई है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा क्या है, इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 क्या बोलता है हमें कि आप किसी भी जो विदेशी है, मतलब जो भी पर्सन है बाहर का है, आप उसकी कोई भी उपाधि वगैरह लेने से क्या करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछोगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप कोई पुरस्कार, कोई सम्मान वगैरह ले सकते हो। तो ये चीज़ हो गई पहली चीज़। तो ये किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 18 के अंदर मेंशन है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, रतन टाटा को भी दी गई है। तो रतन टाटा
टाटा को दी गई है तो उन्होंने सबसे पहले क्या ली, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली, लेकिन वो अपने नाम के आगे ना रतन टाटा यूज़ करते हैं, सर रतन टाटा यूज़ नहीं करते, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर ये चीज़ अलाउड नहीं है। आप पुरस्कार ले सकते हो लेकिन शायद उनको ये परमिशन जो इंडिया है, क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन है, और उनको ये सर आगे लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि आप ये भी जो भी आपके ऑनर्स होते हैं वो आप नहीं लगा सकते अपने आगे। जैसे जिसको भारत रत्न मिला है वो भारत रत्न लता मंगेशकर ऐसे नहीं लगाता, वो नॉर्मली नाम लगाता है लता मंगेशकर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये अलाउड नहीं है, इसलिए वो ये उपाधि नहीं लगाते। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, ये भी आते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे दे रखा था तो बस मैंने लिख दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1775 से 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ खत्म हुआ था। थर्ड मैसूर वॉर कब हुआ था, 1790 से 92 के बीच में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के हुआ था। फिर यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था 1824 से 1826 के अंदर, और सेकेंड सिख वॉर हुआ था 1848 से 1849 के बीच में। ये क्वेश्चन 2004 में कर रहे हैं, 2013 से पेपर पूरा ड्रास्टिक चेंज हो गया है। पहले ये ईयर्स आया करते थे, अभी नहीं आते, लेकिन ईयर्स वैसे भी याद नहीं करने होते, लेकिन एक बार थोड़ा सा बस माइंड में रख लेना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जनरली अभी नहीं आ रहे। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, यहाँ पे नॉट को अपन हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट, नॉट है तो नॉट में देखो विच वन इज़ नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे देखो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1774 के अंदर आया था। किसके बाद में आया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 के अंदर आया था। तो उसके बाद आया था, तो उस टाइम पे कौन थे, वारन हेस्टिंग थे, क्योंकि इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। तो ये 1772 से 85 तक थे, तो ये वाला पेयर सही है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबको पता है कि ये किसकी आई थी, डलहौजी की आई थी। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो कर्जन के टाइम पे नहीं आया था, कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था जो कि 905 के अंदर हुआ था। ये किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट आया था, तो ये किसके टाइम पे आया था, लिटन के टाइम पे आया था। तो इसलिए हमसे पूछा गया कि विच वन इज नॉट करेक्ट, तो नॉट में आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन अपन क्या टिक करेंगे, सी। फिर इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो किसके टाइम पे होती है, रिपन के टाइम पे होती है। रिपन जो बहुत अच्छा गवर्नर था जो आया था, फिर यहाँ पे प्रेस का लिबरलाइजेशन करा था, फिर यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट्स भी आया था। तो इसके मतलब ये सारे वैसे पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको करने का तरीका कि इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था, रिपन के टाइम पे आया था। तो ये चीज़ सही है। अब हमसे पूछे नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Consider the following Viceroy of the India during the British rule. Which one of the correct chronological order of their tenure? अब देखो यहाँ पे correct chronological order of the tenure पूछा गया है। अब हमें याद तो नहीं होगा ना कि कौन कितने सन से किस टाइम पे रहा था। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वो कब हुआ था, 905 के अंदर। ऐसे ही याद रखने होते हैं, इनकी ईयर नहीं कौन सी ईयर से कौन सी ईयर में आते, बस इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके इवेंट्स हुए थे इनके द्वारा या फिर इनके ड्यूरेशन में, उस चीज़ को याद कर लो, फिर उससे आप इसको अरेंज कर लोगे। तो कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करा था 1905 में। फिर आते लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था जो कि हुआ था 1845 से 46 के बीच में। फिर उसके बाद आता है चेम्सफोर्ड और इरविन। तो अपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ा हुआ है, तो वो कब आता है, 1919 के अंदर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसके टाइम पर आया था। फिर आता है लॉर्ड इरविन के टाइम पे क्या आया था, साइमन कमीशन आया था 1928। अब इसको अरेंज कर लो। कर्जन के टाइम पे 1905, हार्डिंग के टाइम पे 1845 से 46, चेम्सफोर्ड के टाइम पे 1919 और इरविन के टाइम पे 1928। तो इरविन में साइमन कमीशन और ऐसे जो भी है, ये एक क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं। आपको जो एग्जामिनर है वो ये पूछ रहा होता है कि आपको पता है कि ये जो इवेंट हुआ है वो किसके टाइम पर हुआ था या फिर वो किसने उसको इम्पैक्ट करा था, तो इसलिए ये चीज़ आता है। अब इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन हो उसको अरेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आज इसको क्या वर्टिकली अरेंज कर दिया, तो मुझे ना बार बार ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल स्लाइड शिफ्ट करने का। अब यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर अपन को बहुत सारे इवेंट दे रखे हैं। अब देखो ये चेरा चोरी जो चोरी चौरा जो है, आउटरीच जो हुआ था वो 4 दिसंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम पर हुआ था। और यहाँ पे फिर गांधी जी ने ये मूवमेंट खत्म कर दिया था क्योंकि 22 पुलिसकर्मियों को जला के मार दिया गया था। चेरा चोरी एक यूपी के अंदर जगह है वहाँ पर। तो ये 4 फरवरी, ये डेट नॉर्मली अपन को याद रहती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म आए थे 1909 को, ये चीज़ भी पता है अपन को। फिर दांडी मार्च कब हुई थी, 1930 में हुई थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आए थे, 1919 के अंदर। तो इसके हिसाब से फिर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अरेंज कर लो। फिर ये अपन को पता होना चाहिए कि ये चोरी चौरा कब हुई थी घटना, तो सिविल डिसोबीडियंट के मूवमेंट के टाइम पर हुई थी। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1922 के अंदर हुआ था। मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कब आया था, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी, 1930 के अंदर। तो ये चीज़ याद कर लेना।
उसके हिसाब से उनको अरेंज करने होते हैं तो फिर कर लेना। अब देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है, विच वन इज करेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट पूछा, तो हमें करेक्ट चेक करना है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इन द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी तो किसके साथ लड़ा था, सबसे पहले बाबर के साथ लड़ा था, तो यहाँ पर वो भी फर्स्ट बैटल के अंदर, तो यहाँ पे थर्ड बैटल में अहमद शाह अब्दाली किसके साथ लड़े थे, मराठा के साथ लड़े थे, और मराठा को बुरी तरह से हराया था। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 1। देखो ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना, इस पर मूवी भी बनी है, वो मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन है ना इसका ना मैंने जो बुक पढ़ी है उसके अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है कि मराठास क्यों हारे थे और उनके हारने के पीछे क्या रीजंस थे। तो आप वो कभी स्टोरी बताऊंगी इसके, मराठा के हारने के पीछे क्या, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था कि मराठा क्यों हारे थे। जब वो मतलब जो एक तो उन लोगों को गुरिल्ला वॉर्स लड़ने की आदत थी मराठास को बेसिकली, और पानीपत का जो मैदान है वो हरियाणा के साइड में और वो प्लेन है, तो वहाँ पे वो लड़ नहीं पा रहे थे। तो जब उन्होंने क्योंकि मराठा की उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी थी, वो कैसे कमाते थे, वो लूटपाट ही करते थे। तो जितने भी आसपास के, जब वो महाराष्ट्र से ऊपर नॉर्थ के साइड में आते तो उनकी आसपास की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने हेल्प करने से थोड़ा सा मना कर दिया था, डायरेक्टली किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी थी। तीसरा रीज़न ये था कि जब वो आ रहे थे, एक तो भूखमरी थी, बारिश वारिश हो गई थी, तो दलदल वगैरह हो गया था, और दूसरी बात एक और कुछ ऐसा वो मेंशन करा गया था कि उनके जो लौटने वाले, जो जहाँ से रसद वगैरह आ रही थी ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाशें और वो बिखरी हुई थी कि वो जो मतलब इतनी ज़्यादा ब्रूटली सारा फैल गया था वहाँ पे, मतलब इतने सारे लोगों को मार दिया गया था कि उनका पूरा आने का रास्ता भी बंद हो गया था, कुछ ऐसा है, बहुत डिफाइन कर रखा है। तो मैं एक बार रिमाइंड करके उस चीज़ को अच्छे से बताऊंगी कभी, नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की पूरी स्टोरी। मूवी में क्या दिखाया मुझे पता नहीं। अब देखो यहाँ पे इनके, लेकिन मैं 3 बैटल ऑफ पानीपत आपको बता देती हूँ। फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, सेकंड हुई थी 1556 अकबर वर्सेज हेमू, थर्ड हुई थी 14 जैन 1761 में सॉरी, और ये किसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और, इसको काटो, मराठास के बीच में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। फिर उसके बाद है टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड। अब देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई ये गलत है। अब नन ऑफ दीज हो सकता है, ओनली थर्ड हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, तो अब मुझे ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट तो गलत है तो इसको हटा देते, तो ऑप्शन अपने पास अब 3 बचे। अब सेकंड वाले को भी चेक करते हैं। सेकंड वाले को देखो, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। अब मुझे ये पता है कि थर्ड नहीं हुए थे, 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। ये चीज़ सबको पता है कि मैसूर के जो वॉर हुए थे वो कितने हुए थे, टोटल 4 हुए थे, और 4 वाले जो हुआ था थर्ड वाले में तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, लेकिन जो फोर्थ वाला हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये थर्ड में तो मृत्यु नहीं हुई थी। अगर टीपू सुल्तान, हैदर अली के बेटे कौन थे, टीपू सुल्तान, अगर टीपू सुल्तान की मृत्यु थर्ड में हो जाती तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्यों होता, तो इसलिए ये चीज़ गलत है। तो सेकंड भी रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो गया। अब अपन को चेक करना है सिर्फ थर्ड, या फिर होगा आंसर हमारा नन ऑफ दीज, तो ये भी गलत हो गया। देखो, मीर जफर एंटर्ड इन कॉन्स्पिरेसी विद द ब्रिटिश विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इस टाइम पर हुई थी। अब मेरी बात सुनो कि नवाब सिराजुद्दौला, आपको पता है ये पूरा बैटल ऑफ प्लासी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे अंग्रेजों ने पावर जमाना शुरू करे थे, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो अब यहाँ पे देखो जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मीर जफर, आपको अगर ये 3 हराकी कि सिराजुद्दौला था, फिर मीर जफर आया था, फिर मीर कासिम आया था, तो यहाँ पे सिराज था, फिर जफर था, फिर कासिम था, ठीक है, कासिम, ये क्यों से भी लिखते हैं इसको, के से भी लिखते हैं। अब देखो सिराज को धोखा किसने दिया, जफ़र को ने, जफ़र को धोखा किसने दिया, कासिम ने, और कासिम फिर बैटल कौन सी हुई थी, बक्सर की, और सिराज के साथ कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। तो ये चीज़ इन दोनों का है कि सिराज ने, फिर जफ़र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो इसने बोया था वही इसने काटा, जो बीज इसने बोया था सिराज के लिए वही इसने काटा, और इसको धोखा कौन दे देता है, मीर कासिम दे देता है, तो जफ़र को भी हटा दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ भी, ये वाला जो ऑप्शन है ये चीज़ सही है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा ये वाला सही है, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज तो हटेगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अपने 2004 के ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद अपन जो क्वेश्चन हैं वो बाद वाले करेंगे 2005 के साथ।